गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट मुख्तार अहमद और मेट्रोलाइट में खुश आमदीद कर रहे हैं हम दोनों। ऐसे अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रोलाइट में आपको हम बिल्कुल खुशामदीद कर रहे हैं। रोज़ाना सुबह आप हमारे साथ होते हैं और हम इस बात पर बहुत खुश भी होते हैं कि हमारी नाज़रीन जो है वो हमारे प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और हमें बहुत सारा फीडबैक भी आ रहा होता है आपकी जानिब से। और गुड मॉर्निंग से बड़ा अच्छा फीडबैक आया और वो बताया जा रहा था कि जी जो सर्दियां आई उसके ऊपर जो हम लोग रिपोर्ट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों ने शेयर की हैं और उसके साथ साथ हमने आपको कराची के हवाले से जो अपडेट दी है वो अब साबित होती जा रही है। लेकिन आज के दिन आपने देखा कि थोड़ा सा गर्म सा था, आज थोड़ा बहुत सा ठंडा मुझे नहीं भी था। फील हो रही है। सुबह को इतनी मतलब गर्मी लग रही थी क्योंकि धूप भी साथ ही साथ निकल रही होती है, तो धूप में जो ना वो ठंड का एहसास कम हो रहा था। बिल्कुल ऐसा ही है। और लेकिन ये धूप बड़ी मजेदार है ना, कारआमद है और इसको जो है ना आपने जरूर लेना है। आज के दिन के हवाले से भी बताएंगे आपको, लेकिन सर्दी के हवाले से हम आपको बताते हैं कि जी सर्दी के हवाले से बताया जा रहा है कि आने वाला जो अभी 2 से 3 दिन और है इसमें फिर इसी तरीके से कड़ाकेदार सर्दी शुरू होगी। और जैसे कि कल हमारे प्रोग्राम में बहुत अच्छे अच्छे हमने पैकेजेस और कुछ आइडियाज भी हमने दे दिए थे कि आप लोग जो है ना सी फूड खा लें, हलवे खा लें मजे मजे के। तो आपने खाया कुछ इसमें से? कीनू खाया था आपने? कीनू खाया बिल्कुल। अमरूद कितना अच्छा है अभी मार्केट में, आप देखें। अच्छा, अमरूद मैंने भी खाया, बिल्कुल। पता है। अच्छा जी, आज का हमारा जो सबसे पहली स्टोरी है उसकी जानिब बढ़ेंगे क्योंकि 29 जनवरी और 29 जनवरी क्यों मनाया जाता है इस हवाले से तो मैं जानना चाहूंगा, खास करके फरा से। फरा, 29 जनवरी को क्या दिन मनाया जा रहा है, क्यों मनाया जा रहा है? 29 जनवरी को जो है वो नेशनल कॉर्न चिप डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि कॉर्न चिप्स के शौकीन हैं, जिनको नाचोस पसंद होते हैं या जो हम पॉप्स जिनको कहा जाता है, जो कि कॉर्न से ही बनाए जाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। आप सैल्सा के साथ या चीज डिप के साथ भी खा सकते हैं। तो वैसे ये जो है ना मैक्सिकन, शायद मैक्सिको से जो है ना निकली हुई चीज है, टॉर्टिलास भी जिसको हम कहते हैं। डाइट वाली नहीं लग रही, मतलब इसमें आप देखें थोड़े से फ्राइड होते हैं। अब तो देखिए, अब तो हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं ना कि हम फ्राई के अलावा हम उनको एयर फ्राई भी कर सकते हैं ना। हम एयर फ्राई करके भी खा सकते हैं, फ्राई ना करना चाहें। उसके अलावा आप जब किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, अगर आप नाचोस ऑर्डर करते हैं तो आप बजाय चीज डिप के आप सिर्फ साल्सा के साथ। क्या बात है भैया। अच्छा, साल्सा आपको बनाना आता है? नहीं, मुझे नहीं बनाना, लेकिन जो मिलता है ना वो होता है बहुत जिस तरीके से आपने देखा है कि हमने थाई सॉस बड़ा मशहूर हुआ था और लोग खाते थे, और जो हम कहते हैं ना कि चीटूस ये जो होते हैं इसके साथ अगर आप खाएं तो ये बड़ा मजे का लगता है। लेकिन आपको पता है बच्चों को तो बहुत ही पसंद होती है, बच्चों को बहुत पसंद है। इसमें फ्लेवर भी आ जाते हैं, इसके अंदर मसाले डाल देते हैं वो लोग बहुत सारे। अच्छा, आपको पता है कुछ लोग जो योगर्ट होता है ना उसका पेस्ट बना के रायता बनाते हैं और उसमें इसको डालते हैं और फिर खाते हैं। और कुछ लोग छोले की चाट में भी इसको डाल के खाते हैं। बिल्कुल, कुछ लोग लोबिया खा रहे होते हैं उसमें डाल के खाते हैं। तो भाई डाइट वाले लोग जो कि खास करके अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहते हैं, अगर आप लोबिया सिंपल खा रहे हैं तो आप कोई फ्लेवर वाले इस तरह का जो है ना आपने कॉर्न डाल देने ताकि आपका फ्लेवर थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाए। इसी तरीके से जो है हम ये भी देख रहे होते हैं कि जी चिप्स का इस्तेमाल लेकिन बच्चे ज्यादा कर रहे हैं ना। अब फ्रायर ले आए या कुछ भी ले आए, लेकिन मुझे लगता है कि प्रोसेस वाले आलू बहुत ज्यादा मार्केट में बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वो सेहत के लिए थोड़े से क्या बल्कि नुकसानदेह है, जाहिर है। लेकिन अब वही बात है कि आप बच्चों को कितना रोकेंगे। हम भी जब छोटे हुआ करते थे तो अम्मी कोशिश करती थी कि हर चीज घर में बना के खिलाएं, लेकिन अब हम बड़े हो गए तो अब हम बदमाश बच्चे बन गए और जहाँ दिल चाहता है जो दिल चाहता है वो खा लेते हैं। अब अम्मियाँ तो डांटने के लिए सारी जिंदगी तो साथ नहीं रहेगी ना, कभी तो बोलेंगे अपना ख्याल खुद रखना सीखो। लेकिन आपको पता है आज फिर मैं जो है निसार भाई का शुक्रिया अदा करूंगा। आज जो है उन्होंने हमें कॉफी बना के दी। क्या बात है। मैंने जब पहला सिप लिया ना तो मुझे एकदम से ना बूस्ट फील हुआ, ऐसा लगा कि एनर्जी दोबारा से बूस्ट कॉफी का सबसे अच्छा सिलसिला ये है, सुबह सुबह जब आप उठते हैं और अगर आप ये देखें कि जी नहार वो भी कॉफी बहुत अच्छी आपको लगेगी। इंटीमेट डाइट्स जो लोग कर रहे होते हैं उनके लिए कॉफी बड़ी ज्यादा हम कहेंगे कि मुफीद है। अगर आप चाहें तो हर 8 घंटे बाद एक बार कॉफी जरूर पी लें, लेकिन एक चीज का ख्याल रखें, ये लोग सिर्फ कॉफी तो पी लेंगे लेकिन अब ये कॉफी एनर्जी आपके अंदर आ गई। अब इस एनर्जी को आपको यूटिलाइज भी करना है तो आप एक्सरसाइज जरूर करें, आप जो है वो वॉकिंग करें ताकि आपकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिवली जो है वो कंपोनेंट में ब्रेक हो और आपकी सेहत जो है वो अच्छी हो जाए। अच्छा जी, इसके साथ साथ कल हमने कीनू के हवाले से बात की, फिर हमने बात की खास करके जो है वो मछलियों के हवाले से कि जी कौन कौन सी मछली किस तरीके से लोग इतना लुत्फानंदोज हो रहे थे कि हमें भी मजा आ रहा था। लेकिन आपने देखा कि ऑरेंज की तो बहुत सारे हमने ठेलों पे देखे, अब लाल लाल कलर की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उसमें रंग मिला हुआ होता है। ऐसे जो रेड वाले होते हैं, नहीं स्ट्रॉबेरीज की बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं रंग तो नहीं, खैर वो उनका एक तो शायद नेचुरली कलर ही ऐसा है। रेड कलर और जो है वो थोड़ा सा, अभी तो सीजन ज़रा शुरू हुआ है तो उनका थोड़ा टेस्ट जो ना वो टैंगी सा होता है, थोड़ा खट्टा। अच्छा, आज हम एक रेसिपी दोबारा एक शेयर मैं करूंगा, रेसिपी नहीं एक टोटका आपसे शेयर करूंगा, फिर आप मुझे बोलेंगे। हाँ, फिर आप मुझे बोलेंगे कि आपको कैसे पता। तो भाई बहुत सारे लोग से राबते रहते हैं तो उन्होंने फिर बताया हमें कि अगर आपकी स्किन थोड़ी सी खराब हो रही है, टैन हो रही है, आपकी स्किन के ऊपर हल्के से जो है वो धब्बे हैं, या अगर आपकी स्किन जो है वो डार्क टोन पे जा रही है तो आपने स्ट्रॉबेरी को बीच में से पहले काट देना है।
उसके बाद आपने उसको फ्रीज कर लेना है। जब वो बिल्कुल आइस क्यूब की स्टाइल इख्तियार कर ले तो आपने उसको उठाना है और अपने फेस पे मलना शुरू कर देना है। तो ये आइसिंग भी आपके क्यूकम्बर्स के साथ करते हैं ना, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम क्यूकम्बर्स को भी स्लाइस में काट लेते हैं या उनको पेस्ट बना के उनका ड्राइनेस कम हो जाता है। हाँ, क्यूकम्बर आपको पता है स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है हमारे, जैसे आलू हमारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आलू बालों के लिए भी अच्छा है, फेस के लिए भी अच्छा है, खाने के लिए अच्छा है, फेस के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है, आप फेस पे यूज करें उसको, बहुत अच्छा है, बहुत फायदेमंद भी है। भाई स्ट्रॉबेरी की अगर हम बात करें ना, स्ट्रॉबेरी की अगर बात करें तो अब हर जगह पे स्ट्रॉबेरी तो नजर आ रही है, लेकिन ऐसे में स्ट्रॉबेरी हम देखते हैं कि मुख्तलिफ तरीके से लोग बनाते हैं। हम शादी हॉल्स में अगर आप चले जाएं तो एक वो अलग सा आपको पता है ना कि जी डेजर्ट बार होता है, उस डेजर्ट बार में आपने देखा है कि जी चॉकलेट के साथ होती है, कभी क्रीम के साथ होती है, कस्टर्ड के साथ होती है, मुख्तलिफ फ्लेवर्स के साथ होती है। लेकिन मेरे ख्याल से जो हमारे सुहेल इब्राहिम है ना, सुहेल इब्राहिम ने मेरे ख्याल से बड़ा कोई खूबसूरत सा पैकेज बनाया है स्ट्रॉबेरीज के हवाले से, और उनकी अपनी जुबानी जो होती है ना बड़ी जबरदस्त होती है। तो भाई हम देखते हैं बड़ा खूबसूरत सा पैकेज सुहेल इब्राहिम का स्ट्रॉबेरीज के हवाले से, क्योंकि मार्केट में तो आ गई है, हमने इस्तेमाल तो कर ली है, लेकिन लोग किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपको बताएंगे सुहेल इब्राहिम। स्ट्रॉबेरी सर्दियों की रोमांटिक हीरोइन। जैसे ही सर्दियां आती हैं, स्ट्रॉबेरी स्लो मोशन में एंट्री मारती है, पस मंजर में दिल और सामने वाह वाह। दिखने में इतनी प्यारी कि लगता है खाने से पहले 2 तस्वीरें तो बनती हैं, और खाते हुए इंसान कहता है यार ये खाऊं या फ्रेम करा लूं। स्ट्रॉबेरी वो फल है जो प्लेट में कम और स्टेटस में ज्यादा नजर आता है। चॉकलेट के साथ आए तो संडे बन जाता है, और क्रीम के साथ हो तो डाइट खुद ही इस्तीफा दे देती है। सर्दियों में स्ट्रॉबेरी खाते हुए बंदा खुद को यूं महसूस करता है जैसे बहुत ही क्लास लाइफ गुजार रहा हो, चाहे जेब में आखिरी 100 का नोट ही क्यों ना हो। स्ट्रॉबेरी सिर्फ फल नहीं, ये सर्दियों का रोमानवी किरदार है। कभी सुन तो जरा जो मैं कह ना सकूं। दिल की फरमाइश और मोबाइल गैलरी का स्टार है। सुहेल इब्राहिम, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। क्या बात है, और जिस तरीके से कहा ना वाह वाह, तो हम भी कहेंगे लाजवाब, वाह वाह, क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत पैकेज रहेगी, तो बहुत ही माशाल्लाह सुहेल इब्राहिम की तो क्या ही बात है। बिल्कुल। और हमें फिर ये भी एहसास उन्होंने दिला दिया साथ ही साथ कि मार्केट में स्ट्रॉबेरीज आ गई है, जाएं खरीदें खाएं और सीजन के फल से जो ना वो भरपूर फायदा उठाएं। लेकिन स्ट्रॉबेरी का ना एक और आपको, अभी तो मैंने आपको फेस के हवाले से बताया था, आपको पता है कि एक स्मूदी जो है वो आप घर में बहुत अच्छी बना सकते हैं। दही अक्सर बच्चे इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये उनके लिए है। जो भी पेरेंट्स इस वक्त हमें देख रहे हैं वो इस रेसिपी को ज़रूर आजमाएं, और आपके बच्चे जो है ना वो फिदा हो जाएंगे आप पे, बल्कि वो बोलेंगे अब हमें ऐसे ही स्मूदी पीना है। तो आपने पहले योगर्ट लेना है, और योगर्ट को आपने ब्लेंडर में डालना है। आपने साफ करके स्ट्रॉबेरीज जो है वो कट करके वो भी उसमें डाल देनी है, थोड़ी सी चीनी डालनी है, और आपने क्यूब्स डाल देने उसमें, आइस क्यूब। और उसके बाद उसको ग्राइंडर करना है। जैसे ही वो ग्राइंडर हो जाएगा उसके बाद आपने उसको अच्छे से मग में या अच्छे से ग्लास में आपने निकाल के अपने बच्चों को दें। और साउंड्स डिलीशियस, और मैं भी ट्राई करूंगी इंशाल्लाह, आई विल ट्राई आल्सो। और अगर चाहे तो उसके ऊपर क्रीम भी डाल दें तो वो और अच्छा हो जाता है। क्रीम उसके ऊपर ना, यहाँ पे उस पे छोटे से जो स्प्रिंकल्स आते हैं ना, बच्चों को स्प्रिंकल्स करके दे दें, या चॉकलेट सिरप डाल दें थोड़ा सा उसके अलावा, या फिर आप उसमें चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हैं। नहीं वो भी बहुत, या चॉकलेट श्रेड करके डाल दें तो ज्यादा तरह की इसकी ना रेसिपी सब तैयार होने लगी। बच्चे वैसे चॉकलेट के शौकीन होते हैं, तो वो उनको जब चॉकलेट नजर आएगी ना तो वो वैसे भी पी लेंगे। उनको पता है कि अब इसके साथ चॉकलेट है तो लाजमी हमने खाना है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चों को दही का टेस्ट पसंद नहीं होता, या दूध तो छोटे होते तो दूध तो पी लेते हैं, लेकिन बज़ाहिर जो है ना 10-11 साल के बच्चे जो है वो दूध पीने में थोड़े से नखरे दिखाते हैं।
तो अच्छा, आपको स्मूदीज पता में है इजीली 3 पी ऐसे लेंगे। टेस्ट हैं जो कि फॉर्मली जो है ना हमारे यहाँ बड़ा मशहूर भी है, मतलब ये 3 टेस्ट हर बंदा कर चुका होगा। कर चुका होगा। चॉकलेट फ्लेवर हो गया, वेनिला और स्ट्रॉबेरी। ये तीनों स्ट्रॉबेरी। फ्लेवर्स हमारे समझ लें कि ऐसे फ्लेवर्स हैं कि जो हर जो बंदा है, आइसक्रीम का अगर हम देख लें, आइसक्रीम नहीं तो आप स्ट्रॉबेरी की अगर हम बात करें, चॉकलेट की बात करें, फिर इसी को लोगों ने रिवाइंड करना शुरू किया। सिरप की जो है, सिरप की फॉर्म आ गई, अब लोग सिरप इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। और कुछ लोग कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो कि समझ लें कि नेचुरल एक्सट्रैक्ट करती हैं और वही उस आपको सिरप जो सिरप होता है उसके अंदर समझ लें कि नेचुरल ऑर्गेनिक फूड मिल रहा होता है। तो ये भी बड़ा अच्छा है। इसी तरीके लेकिन से बाज़ औक़ात पैकेजिंग क्या होता है, हम इतने आदी हो गए ना चीज़ों के, तो हमें जो आसानी से चीज़ मिल जाती है ना, जैसे बहुत रसाई बहुत आसान हो जाती है, तो हम बस सोचते हैं कि यार क्या ऑर्गेनिक और क्या इतनी मेहनत करनी है, बस हमने जो ना उसी को खरीद लिया। और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर बच्चों की बेहतर नशोनुमा हमने करनी है ना, तो थोड़ा सा एज अ पेरेंट हमें खुद को जो है ना उस चीज़ के लिए बिल्कुल अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। और इसके साथ साथ अब अगर हम जब बात कर रहे हैं खाने पीने की, वहीं वर्जिश की भी बात आ जाती है। आपको पता है कि अब अक्सर ऐसे फ्रूट भी हैं, अगर कोई पेशेंट है, मिसाल के तौर पे शुगर का पेशेंट है, या अगर हम बात करें ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, तो अक्सर बेशर हमने ऐसे भी देखा है कि फलों की ज्यादती भी जो है वो इंसान के लिए समझ ले कि सेहत खराबी का बाइस बन सकती है। किसी भी चीज की ज्यादती और कमी, दोनों चीजें इंसान की सेहत पर बड़ा असर करती हैं। अब ब्लड प्रेशर के हवाले से हम अगर बात करेंगे, क्योंकि जहां हम खाने पीने की बात करें वहां सेहत की बात ना करें तो ऐसा हो नहीं सकता। अब अगर हम सेहत की बात कर रहे हैं तो सेहत के हवाले से अगर हम आपको बताएंगे कि सेहत के हवाले से, ब्लड प्रेशर के हवाले से बताया जाता है कि जिसको कंट्रोल करने के लिए वर्जिश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखिए हमारे पास एक तो आजकल जो हमारी रूटीन है ना, हमारे पास वक्त की बहुत ज्यादा कमी है, और उसी के साथ साथ थोड़ा सा टाइम, मैंने जैसे उस दिन भी कहा था कि हमें अपने लिए जो है ना टाइम निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। और खास तौर पे अगर अल्लाह ना करे कोई इस तरह की कोई बीमारी है, ब्लड प्रेशर आपका लो रहता है, हाई रहता है, तो दवाइयों के साथ साथ आप अपनी खुराक पर भी खास तौर पे ध्यान दें, और साथ ही साथ वर्जिश का भी ख्याल रखें। ताज़ा हवा में सांस लेने से, या शाम को अगर आप फ्री हैं तो थोड़ी देर के लिए वॉक पे आप चले जाएं, तो बहुत हमने ये सुना है कि जो है ना इलाज से बेहतर एहतियात होती है। तो अगर आप एहतियात कर लेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, बताया जाता है कि खून के दबाव या ब्लड प्रेशर से ये मालूम होता है कि शरियानों से कितनी मकदार में खून गुजर रहा है। हाई ब्लड प्रेशर हो या हम इसको बोलें कि फिशार खून का सामना इस वक्त होता है जब शरियानों से गुजरने वाले खून का दबाव मुसलसल बहुत ज़्यादा हो जाए। हाई ब्लड प्रेशर को खामोश कातिल मर्ज भी करार दिया जाता है। खामोश कातिल मर्ज है ये, क्योंकि इसके शिकार अफराद को अक्सर इसका इल्म ही नहीं होता, जबकि अमराज कल्ब, जबकि हार्ट अटैक या फालिज का खतरा नुमाया हद तक बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर का मसला बहुत आम है और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में करोड़ों अफराद इसका शिकार है, मगर अच्छी खबर यह है कि वर्जिश करने की आदत से इसको काबू में रखा जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि ब्लड प्रेशर का जो मसला ना वो बहुत आम है और लोग ना इसको सीरियसली लेते नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि स्टार्टिंग हो रही होती है, लोग कहते हैं हमारा तो लो रहता है, कोई कहता है हमारा हाई रहता है, तो आपने इसको बिल्कुल भी जो है ना वो छोड़ना नहीं है, आपने इसको सीरियसली लेना है और अपनी सेहत की जो ना हिफाजत आपने खुद करनी है, क्योंकि जान है तो जहान है। जब अपने लिए काम नहीं करेंगे, अपनी सेहत पे ध्यान नहीं देंगे, तो फिर आगे चल के इस तरह के जो ब्लड प्रेशर के मसाइल है ना वो हार्ट डिजीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, या और भी बहुत सारी चीजें हम देखने में आती हैं, जैसे फालिज वगैरह या इस तरह की भी बाज़ औक़ात मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है। पता है, लेकिन अब बताया गया, जिस तरह तहकीक की गई उसमें बताया गया कि जी वर्जिश करना है। अब लोग सवाल ये भी करते हैं कि भाई ठीक है वर्जिश करना है तो वर्जिश का कोई तरीक़ेकार तो होगा। तो बताया जा रहा है कि भाई ये जो सवाल किया जा रहा होता है इसका मकसद है कि कितनी वर्जिश करना ज़रूरी है। तो जवाब ये है कि कैलिफोर्निया की जो यूनिवर्सिटी है उसकी एक तहकीक में बताया गया है कि जी कुछ अरसे पुरानी इस तहकीक में 5000 से ज़ायद अफराद को शामिल किया गया था। तहकीक में बताया गया कि नौजवानी और 20 से 25 साल की उम्र में बेशतर अफराद जिस्मानी तौर पर ज़्यादा मुतहरिक होते हैं, मगर वक्त के साथ रोज़मर्रा के मामूलात में तब्दीलियाँ आती हैं। ये बात तो मुतादिद तहकीकी रिपोर्ट्स में साबित हो चुकी कि वर्जिश करने से ब्लड प्रेशर की सतह जो है उसमें कमी आती है, मगर इस तहकीक के नताइज में इंदिया दिया गया कि जवानी में जिस्मानी सरगर्मियों की सतह मुस्तहकम रखना ब्लड प्रेशर को खुद से दूर रखने के लिए बहुत अहम है। इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि हर तिब्बी जो तज्जिए के दौरान ब्लड प्रेशर को भी 3 बार जांचना ज़रूरी है। अब वो कुछ लोग होते हैं ना, एक बार आपने ब्लड प्रेशर किया और उसके बाद जो है ना वो आप कहते हैं कि जी ठीक है मेरा तो इतना हाई हो गया, ऐसा नहीं है। 3 बार आपने हर हालत में जो है ना ब्लड प्रेशर को चेक करना है, फिर आपके
आपकी जो है ना पता चलता है कि हाँ वाकई में आपकी जो नर्व्स है वो कितनी ज़्यादा कंट्रोल है। इसी तरीके से बताया जा रहा है, तहकीक ने दरियाफ्त किया कि 18 से 40 साल की उम्र के अफराद में जिस्मानी सरगर्मियों की सतह में बतदरीज कमी आई है, जबकि ब्लड प्रेशर की सतह बढ़ने लगी है। इसका मतलब ये होगा कि जो जवान होते हैं वो घूम रहे फिर रहे होते हैं, खाते हैं पीते हैं, आपको पता है कि जी उनका जॉगिंग करना, वॉक करना, वर्जिश करना एक उनका टाइम टेबल में शामिल होता है। और फिर जब हम बूढ़ों को देखें या 40 साल की उम्र के लोगों को देखें तो फिर उनमें कैपेसिटी कम होती है या वो इतनी मसरूफ हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह उन्होंने बताया कि 25 से 30 साल की उम्र के बच्चे हैं, अब वो भी इस चीज का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि बच्चे बैठ के सिर्फ और सिर्फ जो है वो या तो पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, फोन यूज नहीं तो फिर अगर काम भी कर रहे हैं ऐसी कोई सरगर्मी नहीं है ना। जैसे मुख्तार हम वॉक की बात कर लें या हम उसके अलावा साइकिलिंग की बात कर लें, हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जब अगर हम करने बैठे तो एक चेकलिस्ट बना लें कि हमने ये दिन में एक्टिविटीज करनी है, ताकि हमारे पास जो वक्त है ना, जैसे अगर हम भी 8 आवर्स की जॉब कर रहे हैं तो हमें भी यहाँ से जाने के बाद कुछ ना कुछ वक्त अपने लिए निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मुख्तार कहते हैं कि वो जिम करते हैं, मैं कभी कभार वॉक कर लेती हूँ या इसके अलावा जॉगिंग पे चली जाती हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और जाहिर है हम जब अपना ख्याल रखेंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो ये आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर जो है ना वो जानलेवा। अब उसको पता है एक और चीज बताई जाती है कि आप लोग कहते हैं हम मैनेज नहीं कर पाते, तो भाई आप 3/8 बना लें। मतलब 3/8 का मतलब है कि 3 बार 8 घंटे, जो कि 24 घंटे कहलाते हैं। तो 3/8 में 8 घंटे आपके सोने के हो गए, 8 घंटे आपके ऑफिस के हो गए। अब जो 8 घंटे आपके बचे हैं उसके अंदर आप अपनी हेल्दी लाइफ, अपनी डाइट, इसके साथ साथ अपना फैशन स्टाइल, मतलब सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है, क्योंकि आपको अच्छा लगना भी जरूरी है, आपने जो है वर्जिश भी करनी है, और अपना मी टाइम जिसमें आप लाजमी जो है कोई बुक जरूर रीड करें ताकि आपकी आईज जो है वो अच्छे से अच्छा काम करें। 9 से 5 की जॉब्स करते हैं जिनकी ड्यूटी टाइमिंग 9 से 5 है, वो 5 के बाद का जाहिर है, मुझे पता है घर के भी काम होते हैं, फैमिलीज को भी टाइम देना होता है, लेकिन 1 घंटा 2 घंटा आप अपने लिए भी निकालें। और इसके अलावा जिनकी शाम की जॉब्स हैं, जिनकी इवनिंग ड्यूटीज होती हैं, कभी कभार हमारी जैसे इवनिंग लग जाती है, तो हम सुबह में जो हमारा टाइम होता है ना उसको यूटिलाइज करते हैं। 8 घंटे आप कर लेंगे ना, 3 डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे, तो आपको पता होगा कि इस 8 घंटे में मैंने ये करना है, इस 8 घंटे में ये करना है। अगर कभी रोलिंग आपकी शिफ्ट चेंज हो जाती है तो आपकी जो अपनी 8 घंटे की रूटीन है वो चेंज नहीं होती, वो बहुत अच्छी रहती है। तो अब यहाँ वक्त हुआ है मेरे ख्याल से ब्रेक का, हमारे प्रोड्यूसर्स भी कह रहे हैं, तो हम अब ब्रेक में जाएंगे, फिर वहां से वापस आते हैं। जुड़े रहें, देखते रहें हमारा प्रोग्राम, जिसका नाम है मेट्रो लाइट। वेलकम बैक नाजरीन। और जिस तरीके से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और अब से कुछ देर पहले भी हम बहुत सी गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन बात वही है कि हम हमेशा एक चीज पे फोकस काफी ज्यादा करते हैं। शहर कराची की बात करें तो अब भी हम देख रहे हैं कि जी उस साने को कोई भूल नहीं सकता। तहकीकाती रिपोर्ट भी जो है आ चुकी है सानिया गुल प्लाजा के हवाले से हम बात कर रहे हैं, जिस दौरान 79 अमवात हुई हैं, जिनमें ज्यादातर जो है वो मेज़-9 फ्लोर पर अमवात हुई है। लेकिन ये कहना है तहकीकाती रिपोर्ट का। तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। कमिश्नर कराची ने सानिया गुल प्लाजा की हतमी रिपोर्ट तैयार कर ली है। जराये के मुताबिक सानिया गुल प्लाजा की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट कमिश्नर और एडिशनल IG पर मुश्तमिल कमेटी ने तैयार की है। कमिश्नर कराची गुल प्लाजा में आग की ज़दगी के वाक़े की रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को भी पेश करेंगे, जबकि उनका बताना था कि रिपोर्ट में आग लगने की वजूहात और आग बुझाने समेत रेस्क्यू से मुतालिक तफसीलात शामिल हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में मुतासरीन, ऐनी शाहिदीन और रेस्क्यू हुकाम से मालूमात जो हासिल की गई थी वो भी दर्ज कर दी गई हैं। ग्राउंड फ्लोर पर जिनके बच्चे मौजूद थे, उनके हाथों में फ्लावर शॉप्स थे जहां वो आग लगी थी और आग तेजी से फैली और एयर कंडीशन के डक्ट्स की तरफ से फैली थी। जराये का कहना था कि तहकीकाती रिपोर्ट में बताया गया कि आग लगने से 79 अफराद जाँ बहक हुए थे। ज्यादातर अमवात गुल प्लाजा के मेज़-9 फ्लोर पर हुई। जराये का कहना है कि रिपोर्ट के मुताबिक प्लाजा में आग रात 10:15 पर लगी, जबकि रात 10:26 पर फायर ब्रिगेड को इत्तला की गई थी। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी जानिब रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि डिप्टी कमिश्नर जुनूबी 10:30 पर गुल प्लाजा पर पहुंच चुके थे। ये वो बता रहे हैं, खुद कहते हैं कि पहला फायर टेंडर जो है वो 11 मिनट बाद आया। तकरीबन 10:37 पर गुल प्लाजा पहुंच चुका था। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि रेस्क्यू 1122 का अमला भी 10:53 पर वहां पर मौजूद था। अब ये जो आधे घंटा जो पूरा मतलब हम देख रहे हैं जिसमें सारी चीजें 15 मिनट, 11 मिनट, 12 मिनट जो हमारा मामला रहा, लेकिन ऐसे में सवाल पता है ये भी बनता है एक कि ये तो तमाम सूरत हाल ठीक है, एफिशिएंटली के साथ वर्क हुआ, लेकिन फिर वहां पानी क्यों नहीं पहुंचा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन खैर अब जो रिपोर्ट है उसके हवाले से अगर हम बताएं तो जी दूसरी जानिब सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने गुल प्लाजा की इंक्वायरी पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए
हुए इसे एक बार फिर साने की जुडिशियल इंक्वायरी कराने का मुतालबा कर दिया है। जैसे कि हमने देखा गुज़िश्ता रोज असेंबली में इजलास भी हुआ जिस दौरान ओपोजिशन की जानिब से बहुत शोर शराबा भी किया गया और उनका ये मुतालबा था कि जुडिशियल कमीशन जो है ना वो बनाई जाए और उसमें ये तहकीकात कराई जाए कि आग कैसे लगी, तमाम तर जो मामला थे उसको निपटाया जाए। जबकि हुकूमत की जानिब से जो है वो बारहा ये कहा जा रहा है कि तहकीकात चल रही है, तहकीकाती रिपोर्ट भी जिस तरह से सामने आ गई है, अगर इसमें कोई कसूरवार निकलता है या कोई भी मसला होता है तो फिर जुडिशियल कमीशन बनाई जाएगी। अच्छा, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि जी ओपोजिशन जो है वो इल्जाम तराशी करती हुई दिखाई दे रही है, अवाम भी हमने देखा काफी रुझान रहा कि जी हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं या वो ऐसे कह रहे हैं, उनका कहने का मकसद ये कि जैसे जो हमारी हुकूमत शायद वो मुजरिम है, फिर वो दूसरी जानिब ये भी कह रहे हैं कि जी डिप्टी कमिश्नर जो है वो खुद रिपोर्ट बना रहे हैं, तो मुजरिम खुद जो है वो रिपोर्ट तैयार कर रहा है। तो ऐसे भी जो है वो लोगों के जज्बात हैं जो कि सामने उभर कर आ रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली एक बड़ी तहकीकाती कमेटी बनानी चाहिए और जिसमें हम कहेंगे कि जी हर जो इस जुडिशियल कमेटी के जो इंक्वायरी के लिए फंक्शनल लोग होते हैं उनको इसमें शामिल होना चाहिए और सिर्फ एक हुकूमती अरकान नहीं बल्कि इसके साथ साथ जो दीगर और भी लोग हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाए ताकि तहकीकात जो है वो वसी पैमाने पर वो की जाए जो मुनसिफाना तरीके से हो, गैर मुनसिफाना तरीके से किसी किस्म का कोई अमल ना हो, क्योंकि देखिए आखिरकार मामला अवाम का है, अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का है। हमने ये देखा कि कुछ टाइम से ये रोज ही एक हम चीजें देख रहे हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से बहुत ज्यादा जो है वो तनकीद की जा रही है हुकूमत पर और यहाँ तक कि सिंध असेंबली का इजलास जो है वो मुलतवी हो गया, जबकि सीनियर वजीर शरजील इनाम मेमन साहब को जो है वो तकरीर भी करने नहीं दे गए, उन्होंने अपना खिताब जो है वो आधा छोड़ दिया और अली खुर्शीदी साहब का कहना था कि आप मुर्दों पर सियासत करते हैं, हम मुर्दों पर सियासत नहीं करते। लेकिन देखिए अब हम ये एक दूसरे को वही बात है ना, ब्लेम गेम, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बेहतर है मुनफरिद पॉलिसी बिल्कुल कि आने वाले वक्तों में इस तरह के हादसात ना हो सके। अब हमारे पास आगे की क्या हिकमत अमली हमें ये सोचना है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और अब उसके बाद जहां देखिए ना एक अच्छी चीज मुझे शरजील इनाम मेमन साहब की लगी कि ये सारी बातें हो गई, उसके बाद वो आए और उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा भाई तामीरात का काम क्या होगा, क्या तामीरात होगी, अगर होगी तो हुकूमत ने अपने एक पूरा मशवरा सामने रख दिया। उन्होंने ये बाकायदा तौर पर बताया शरजील इनाम मेमन साहब ने कि सिंध के सीनियर वजीर हैं ये कि आतिश ज़रगी से तबाह होने वाले गुल प्लाजा की तामीर में कम से कम 2 साल लग जाएंगे। अच्छा, वो कहते हैं कि जी हमारा पहला मकसद लोगों की जानें बचाना, ताजरों की बहाली है। वज़ीर आला ने साहनी की इंक्वायरी का भी हुक्म दे दिया है। दूसरे जानिब वो कहते हैं कि इंक्वायरी रिपोर्ट किसी भी वक्त आ सकती है, अगर इंक्वायरी रिपोर्ट इत्मीनान बख्श ना हुई तो फौरन जुडिशियल इंक्वायरी कराएंगे। रिपोर्ट में जिसे भी जिम्मेदार नामजद किया गया इसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ये बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। फिर उनका ये भी कहना है कि सिंध हुकूमत गुल प्लाजा को दोबारा तामीर करने जा रही है, इसकी तामीर में कम से कम 2 साल भी लग सकते हैं। जबकि उन्होंने ये भी कहा कि गुल प्लाजा में इतनी दुकानें बनाई जाएंगी जितनी दुकानें थी, ताजरों को करीबी जो प्लाजास हैं उसमें दुकानों में शिफ्ट किया जाएगा। बिल्कुल, और जैसे कि हमने ये भी सुना कि सिंध हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया कि लवाहिकीन को जो है वो 1-1 करोड़ रुपए इमदादी रकम दी जाएगी। उसके अलावा जो ताजिर हैं, ताजिर जितनी भी उनकी दुकानें जल गई हैं गुल प्लाजा सानहे के दौरान, तो उनको बिला सूद कर्जा भी दिया जाएगा। तो अगर देखिए सिंध हुकूमत की जानिब से अगर इतने अच्छे इकदाम किए जा रहे हैं तो अगर साथ ही साथ हादसा था, वो सानहा हादसा जो भी हम उसको कहें वो अगर हो चुका है, लेकिन अब हम उसकी बहाली की तरफ आ जाए ना, जिनका नुकसान हुआ है, अब हम इस तरह की बातों को करके उनको मजीद तकलीफ ना पहुंचाएं। बिल्कुल ऐसे हमने इससे पहले भी प्रोग्राम में जब हम डिस्कशन कर रहे थे, हम दोनों तो आपको भी पता है कि मेट्रो वन न्यूज के तवज्जुह से हम ऑन द स्पॉट मौजूद थे, वहां पे भी हम कार्रवाइयां देख रहे थे, रेस्क्यू इदारों को देख रहे थे, किस तरीके से वो काम करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन ऐसे में जो है ना एक बड़ी अच्छी सजेशन सामने आई थी कि जी अभी लोग जो बात कर रहे थे कि जी इतने मिनट लेट हो गई या इतने मिनट लेट हो गई, भाई आप हर जो मार्केट्स हमारे पास एक साथ बनी हुई होती है ना पूरी एक जगह पे और मशहूर मार्केट्स बनी हुई हैं, आप वहां पे एक फायर जो फाइटर्स की टीम है या तो आप उसको मुख्तस कर दें या एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी को वहां लगा दें, तो इससे फायदा ये होगा कि अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, फायर स्टेशंस होते हैं ना वो करीब करीब रखे जाएं, जहां कारोबारी इलाके हैं, जहां इस तरह की बिल्डिंग्स हैं जहां पे लोगों का रश हर वक्त रहता है। देखें ना कि 10 लाख की आबादी पे अभी पाकिस्तान में 10 लाख की आबादी पे एक फायर स्टेशन है, जो कि डेफिनेटली फिर इस तरह के हादसा तो रोनुमा होंगे, इसके लिए अब इक़दाम करने की अशद जरूरत है। बिल्कुल। अब दूसरी जानिब जो हम बात कर रहे हैं ना वो भी बहुत ही अहम है, क्योंकि हम कुछ खबरें इस तरह से आ रही हैं कि कोहिस्तान स्कैंडल में नैब की तारीख में सबसे बड़ी यकमुश्त रिकवरी की गई है। 4 अरब 5 करोड़ कौमी खजाने में जमा करा दिए गए हैं। नैब ने अपनी तारीख की सबसे बड़ी यकमुश्त रिकवरी की, जिसमें कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल मुलव्विस मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल के
फ्रंटमैन मुमताज खान डंपर ड्राइवर कौमी खजाने में 4 अरब 5 करोड़ रुपए जमा कराने के बाद रिहा हो गए हैं। क्या बात है भाई, जबरदस्त, ये तो बड़ी जबरदस्त स्टोरी। तो मतलब अब जो है रिकवरीज के मामला जो सामने आ रहे हैं, अगर हम उस पर बात करें तो डेफिनेटली ऐसे ही होना चाहिए ना। अगर आप देखें कि अगर कहीं से कोई गबन हो रहा है या कुर्द बुर्द के मामला आ रहे हैं तो इतना स्ट्रॉन्ग आपका फंक्शन होना चाहिए कि लोग हैं या इदारे हैं, अगर उसमें कोई करप्शन है तो उस करप्शन को जो है वो आया किया जाए और जितनी भी रिकवरीज है वो हो के हुकूमत के जो खजाने हैं, जो मुल्क के खजाने हैं, उसमें जो है वो दोबारा से रिकवर अच्छा, करके उनके रखे बाद जाए। ये भी कहना था कि मुताबिक कि मुलजिम कैसर इकबाल ने मुबैना तौर पर अपने फ्रंटमैन डंपर ड्राइवर मुमताज खान को इस्तेमाल किया। मुमताज खान ने जाली कंपनी के नाम पर बैंक अकाउंट खोले और उन्हीं के जरिए कौमी खजाने से बड़ी रकम बाहर मुंतकिल की और गुज़िश्ता रोज मुलजिम और प्ले बार्गेनिंग से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत एहतसाब अदालत के इंतजामी जज जफर खान ने की थी, जिस दौरान डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद अली अदालत में पेश हुए। बताया कि मुलजिम मुमताज को कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल्स में मुलविस पाया गया है। बिल्कुल ऐसा ही है और मैं कहता हूं कि जो भी कोई करप्शन कर रहा है उसके खिलाफ यकीनी तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए। इदारे मुतहरिक हो चुके हैं, अब जिन्होंने करप्शन किया अब उसकी बारी है कि भाई वो अपनी करप्शन जो है ना यहाँ खुद से कर दे, सरेंडर कर दे, ताकि जो है वो मुल्क के लिए फायदा हो ना, इन दी एंड अवाम के लिए फायदा हो। अवाम के ही पैसे हैं, अवाम के ही टैक्सेस हैं और इसके लिए हम सबको मिलकर खुद भी कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमें किसी किस्म की कोई करप्शन नजर आती है तो उसकी निशानदेही जरूर मुतहरिक होकर खुद से भी आपने देखा होगा कि नैब की जानिब से खुद साख्ता भी जो है ना इस तरह के एक्शंस लिए जाते हैं और कार्रवाइयां की जाती हैं। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है कि कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया और फिर दोबारा वो रकम कौमी खजाने में जमा करा दी गई, जो कि हमारे मुल्क को कौम के ही काम आनी है। अब इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि हमने पाकिस्तान की जिस तरह बात की, इस तरह अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो आलमी सतह पर भी बहुत सी ऐसी स्टोरीज हैं जो हम शेयर करेंगे। भारत से सबसे पहले मैं स्टोरी शेयर करूंगा, लेकिन बहुत अफसुर्दगी के साथ, क्योंकि हमें अफसोस है इस चीज का, इंसानियत के नाते अफसोस बनता है और ये खबर हमारे मुताबिक बड़ी दुखी खबर है और वो यही है कि भारत में तैयारी की क्रैश लैंडिंग के दौरान महाराष्ट्र के नायब वजीर आला समेत 5 अफराद हलाक हो गए हैं। अब हम इस सियासत पर तो नहीं पड़ेंगे कि अब वो क्यों हुआ या किस तरह, लेकिन लैंड जो क्रैश हुआ है, जो जहाज हुआ है क्रैश लैंडिंग के दौरान, ये एक सानिया हो सकता है। इस तरह मुताबिक सानियात हमने देखे कि जी पाकिस्तान में भी होते हुए दिखाई दिए और दुनिया के बहुत से बेशतर हिस्से जहाँ पे हुए, भारत में भी इस तरह का वाक़या हो जिसके ऊपर हम बड़े अफसरदा भी हैं और मेरे ख्याल से इसके ऊपर हम ये दुआ करते हैं कि इस तरह के हादसा जो है वो ना हो, क्योंकि जाहिर जाने तो जाती है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि भारतीय जो हुकूमत है उसकी जानिब से एक मिनिस्टर या हम कहें कि जो सरकारी लोग हैं उनकी सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो कोई खास बिल्कुल सवाल उठ जाता है और इस तरह से कोई इकदाम नहीं किए जाते कि आपके सरकारी मुलाजिम, ज़ाहिर सरकारी मुलाजिम ही कहलाएंगे ना, वो कौम के लिए काम करते हैं, तो आप उनको बेहतर सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते और फिर इस तरह के हादसा रूनुमा होते हैं और फिर वो अपनी जान से जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बताया जा रहा है कि भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारे को हादसा जिला पुणे के इलाके बारामती में पेश आया, जहां हादसे का शिकार होने वाले चार्टर तैयारे में महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पूरा भी सवार थे। भारतीय मीडिया रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जी तैयारे में अजीत पवार के 2 साथी और अमले के 2 अरकान भी सवार थे। तो अब अमले के अरकान भी उसमें सवार थे। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक तैयारे में सवार अफराद में से कोई भी जिंदा नहीं बच सका और हम ये देखते हैं कि जी मुताबिक बार इस तरह जब हम देखते हैं क्रैश हो जाती है लैंड से, जो तैयारे जब क्रैश होते हैं तो उसमें बहुत मुश्किल होता है। हमने 2008 में देखा था कि हमारी बहुत आर्टिस्ट जो कि फेमस थी, मॉडल थी, वो भी उसमें जाँ भाग हुई थी, लेकिन एक शख्स अल्लाह ने उसे बचा दिया था। एक निजी टीवी के वो डायरेक्टर भी रह चुके थे, तो उन्होंने जब अपना आंखों देखा हाल बताया था तो समझ आया था कि जी जिंदगी और मौत का जब आपको खुद पता हो कि अब आपके पास जिंदगी के चांसेस नहीं है, मौत इतनी करीब है, उसको सामने से देखना कितना ज्यादा एक खौफजदा हादसा ही है। नेक्स्ट स्टोरी की जाने बढ़ेंगे? बिल्कुल, हम नेक्स्ट स्टोरी की जाने बढ़ जाएंगे और हमारे पास अब जो स्टोरी है ना वो भी यूँ कह लें कि थोड़ा सा गुस्सा दिला देने वाली है, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया की जानिब से बहुत अच्छा इकदाम किया गया है कि इस्लाम मुखालिफ बयानिए पर इसराइली इन्फ्लुएंसर का जो है वो वीज़ा मंसूख कर दिया गया है। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया ने इस्लाम मुखालिफ बयानात पर इसराइली इन्फ्लुएंसर का वीज़ा मंसूख कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने इस्लाम के खिलाफ मुहिम चलाने वाले एक इसराइली इन्फ्लुएंसर
सेमी याहूद का वीजा मंसूख कर दिया और कहा कि वो नफरत फैलाने वाले मुसलमानों को कबूल नहीं करेगा। इसराइली इन्फ्लुएंसर ने गुस्से का इजहार करते हुए सोशल मीडिया पर कहा कि इस्लाम एक नफरत अंगेज नजरिया है। उनका वीजा इसराइल से रवाना होने से सिर्फ 3 घंटे कबल मंसूख कर दिया गया। अच्छा देखिए, बड़ी अच्छी चीज है। ऑस्ट्रेलिया में अगर हम देखें ना तो रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इस्लाम के हवाले से हम बात करें या हम किसी भी मजहब के हवाले से बात करें, वहां पे बड़ा स्ट्रिक्टली रूल्स है कि कोई भी, चाहे वो आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप कोई भी हो, लेकिन आप तनकीद किसी के अकीदे पे नहीं कर सकते। इवेंचुअली वो अकीदा किसी बुद्ध का हो, वो किसी यहूदी का हो, या वो किसी नसारा का हो, या वो किसी भी हिंदू जो हिंदुओं की अपनी एक, वैसे तो उनके पास कैटेगरीज है बहुत सारी, उनके मजहब के हवाले से हो, क्रिश्चियनिटी के हवाले से हो, तो वो इस चीज को बर्दाश्त ही नहीं करते हैं। तो इस तरह के सख्त रूल्स होंगे तो लसानी फसादात या मजहबी इंतशार जो है ना वो जन्म नहीं लेगा। तो बहुत अच्छा इकदाम है जो कि ऑस्ट्रेलिया की जानिब से किया गया। और इसी तरह इस तरह के लोगों को जो है ना वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क सिर्फ इसलिए नहीं जाना चाहिए कि आप वहां जाकर भी नफरत फैलाएं, वहां जाकर भी आप जो है वो इस तरह की चीजों को बढ़ावा दें। किसी भी मजहब, आप, मैं सिर्फ इस्लाम की बात नहीं करूंगी, किसी भी मजहब, हम पे ये लाजिम है कि हम हर मजहब का एहतराम करें। बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरे ख्याल से यहाँ वक्त ब्रेक का हो गया, हमारे प्रोड्यूसर्स कुछ कह रहे हैं, ब्रेक का वक्त हमारे पास ब्रेक का वक्त है, ऐसा ही है। चले भैया, नहीं हमारा चला जी भाई, ब्रेक का वक्त तो अभी नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ नेक्स्ट स्टोरी भी हम ऑस्ट्रेलिया की हम बताते हैं आपको कि ऑस्ट्रेलिया में गर्मी की शदीद लहर जो है वो दौड़ उठी है। और आपको पता है इतनी गर्मी है वहां पे कि अब वहां के जंगलात जलना शुरू आग लगना शुरू हो गई। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त शदीद गर्मी जारी है और गर्मी की शिद्दत से जुनूबी मशरकी इलाकों के जंगलात में खतरा आग लगने का खतरा पैदा हो गया। खबर एजेंसी के मुताबिक मुल्क भर में फायर डेजर्स वार्निंग जारी कर दी गई है। गुज़िश्ता रोज रियासत विक्टोरिया में 48.9 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ अब तक गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड किया गया है। ओह माय गॉड, मतलब इतनी गर्मी है, आप देखें ऑस्ट्रेलिया में अब लोग। लेकिन मुख्तार, हम इस तरह की गर्मी पाकिस्तान में नहीं, हमने कितनी बार फेस की आपको पता है। हमारे यहाँ भी तो 50 डिग्री से ज्यादा हीट वेव्स जिसको हम कहते हैं। और लेकिन देखें ना, बात यह है कि वहाँ तो जंगलात ज्यादा हैं, हरियाली ज्यादा है, लेकिन वही बात है ना कि जंगलात को महफूज भी बनाना है। ऐसे में अगर आग लग जाए तो आप देखें कि जी पूरा जंगल जो है वो वीरान हो गया है। हम देखें तो वो रेगिस्तान बन गया ना अब वहाँ का जो टेम्परेचर है, जानवर बिल्कुल और पेड़ पौधे भी ज़ाहिर जद में आ गए। इससे कबल हमने सुना था मुख्तार, आपको भी शायद याद होगा, अमेज़न के जंगलों में आग लगी थी जिसको काफी दिन लग गए थे बुझाने में और उससे भी बहुत सारा नुकसान हुआ था। हमने ये भी देखा था, आपको पता है कि सबसे अच्छी बात क्या थी, वहाँ पे हमारी ऐदी के रजाकार और रेस्क्यू टीमें पाकिस्तान से भी गई थी, पूरी दुनिया से गई थी। पाकिस्तान की इतनी शदीद थी कि पूरी दुनिया से, मतलब पूरी दुनिया में एक इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। तो अल्लाह ना करे कि कुछ ऐसे मामलात हो कि जी कोई इंटरनेशनल इमरजेंसी लग जाए। हम दुआ गो हैं कि वहाँ के जो हालात हैं वो बेहतर से बेहतर हो जाए। और यहाँ पर वक्त ब्रेक का, और ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, देखते रहे हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है मेट्रो लाइफ। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में बातचीत का सिलसिला जारी है और अब हम जो स्टोरी शामिल करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान के हवाले से, और वो क्या है मुख्तार? बिल्कुल जी, हम पीएसएल के हवाले से बात कर रहे हैं। अभी रमजान आ रहे हैं, रमजानों के बाद पीएसएल और पीएसएल के बाद बकरा ईद, आपको पता है ना, ईद और फिर बकरा ईद, ऐसा ही होगा। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं पीएसएल के हवाले से, जहां पर गोल्ड हो गया, प्लैटिनियम हो गया, डायमंड, पीएसएल की जो कैटेगरीज हैं 11 की, उसके लिए खास करके जो खिलाड़ियों की कैटेगरीज उसका ऐलान कर दिया गया है। अब ऐसे में हम देख रहे हैं कि जी बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको लोग देखना चाहते हैं, शायकीन देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं, अब वो भी पीएसएल में परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। लाहौर में हमने देखा कि पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल की 11वीं एडिशन में खिलाड़ियों की कैटेगरीज का ऐलान कर दिया गया है, जहां पे बताया जा रहा है कि रमज़ान साल शुरू होने वाले पीएसएल में 79 मकामी खिलाड़ी 5 मुख्तलिफ कैटेगरीज में परफॉर्म करेंगे। प्लैटिनियम कैटेगरी में 16 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जिनमें सलमान आगा, हसन अली, मोहम्मद नवाज और अबरार अहमद को डायमंड से प्लैटिनियम कैटेगरी में तरक्की मिली है, जबकि साहबजादा फरहान गोल्ड से प्लैटिनियम की कैटेगरी में पहुंच गए हैं। जबकि आगे अगर हम बात करें तो आपके बड़े फेवरेट प्लेयर बाबर आजम की बात आ रही है, देखिए आप ऐसे ही प्लेटिनियम में 16 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जिनमें सलमान अली आगा हैं, मोहम्मद हसन अली हैं, मोहम्मद नवाज हैं और अबरार अहमद को डायमंड से प्लैटिनियम कैटेगरी में तरक्की मिली है, जबकि साहबजादा फरहान को गोल्ड प्लैटिनियम से। जी, लेकिन उसके बाद आप देखें ना आपके जो फेवरेट हाँ बिल्कुल बाबर आजम है, शाहीन आफरीदी हैं। बाबर आजम तो मेरे फेवरेट हैं बिल्कुल, लेकिन मैंने यही सोचा, मैंने कहा बाबर आजम की बात आए तो फराह ना करें, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। बाबर आजम की बात है और मैं खामोश रहूं, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है और अपना काम बहुत अच्छी तरह करते हैं। मुझे
उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला वो इस वक्त इस एडिशन में जिस भी टीम का हिस्सा बनेंगे वो इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। आगे अगर हम बताएं तो पीएसएल की इस एडिशन में 11 खिलाड़ी डायमंड कैटेगरी में शामिल किए गए हैं, जिसके मुताबिक मोहम्मद वसीम जूनियर, सुफियान मुकीम और सलमान मिर्जा गोल्ड से डायमंड में तरक्की पाने वाले हैं, जबकि गोल्ड कैटेगरी में 32 खिलाड़ी शामिल हुए हैं, जबकि सिल्वर और इमर्जिंग कैटेगरी में हम देख रहे हैं कि 30 खिलाड़ी हैं। पीएसएल के ऑक्शन से पहले हर फ्रेंचाइज जबकि कुल 4 खिलाड़ी और फी कैटेगरी 1 खिलाड़ी बरकरार रख सकेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की तारीख 3 फरवरी तक बढ़ा दी गई है, जबकि पीएसएल का पहला तारीखी प्लेयर ऑक्शन 11 फरवरी को होगा। वेरी गुड। अब हम एंजॉय करेंगे पीएसएल की। मेरा इस दफा ना मूड है कि हमने ना जब जिस टीम में बाबर आजम होंगे ना, मैं वो सारे मैचेस अब देखने वाली हूँ, क्योंकि मुझे अब शौक पैदा हो गया मुझे सिर्फ बाबर आजम की वजह से कि मेरा मैच देखना है। वाह भाई, ये भी बड़ा जबरदस्त है। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे, और नेक्स्ट स्टोरी जो है ना वो एक जबरदस्त स्टोरी है। हमने तो आपने और हमने एक बड़ा मशहूर कहेंगे कि हॉलीवुड का एक्टर है टॉम क्रूज, उसका तो आपने सुना है। और टॉम क्रूज को हमने देखा था कि जी दुनिया की सबसे बुलंद तरीन जो इमारत है उस पर वो गए थे, वहां जाकर उन्होंने सेल्फी बनाई थी, बड़ी मशहूर हुई थी। ऐसा ही था ना उसके बाद। लेकिन अब जो हम स्टोरी शामिल कर रहे हैं उसमें आप देखिए एक शख्स लाल कलर की समझ लें कि शर्ट में खड़ा है। अब वो दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत है, उसका बताया जाता है कि जी एक समझ लें कि रस्सियों के बगैर उसने उसको सर किया है, बगैर रस्सियों के। अच्छा, टॉम क्रूज जब गए थे तो उनको तो एक मतलब सेफ्टी प्रिकॉशन दी गई थी और उसके बाद वो गए थे। इन्होंने बगैर लेकिन ये बहुत ज्यादा मतलब समझें कि खतरा है, और आप विदाउट एनी प्रोटेक्शन या किसी भी चीज की मदद के बगैर आप इस तरह से इमारत पे चढ़ जाए और अल्लाह ना करे कोई नाखुशगवार वाकया पेश आ जाए मुख्तार, तो ये जान से खेलने वाली चीज है। लेकिन लोगों को बहुत चैलेंज है और लोगों को मजा आता है नए नए एडवेंचर्स करने में। तो ताइवान के 1667 फुट बुलंद ताइपे 101 नामी इमारत को अमेरिकी कोयपैमा एलेक्स होल्डर्स ने सर किया है। 40 साल एलेक्स की जिंदगी का ये बहुत बड़ा स्टंट था, क्योंकि उन्होंने इस इमारत को रस्सियों या हिफाजती लिबास के बगैर सर किया था। उन्हें इस इमारत को सर करने में 1.5 घंटे से कुछ जायद का वक्त लगा। उन्होंने ये काम एक स्ट्रीमिंग सर्विस के लाइव स्ट्रीमिंग प्रोग्राम के लिए किया। क्या बात है, 1.5 घंटा वो समझ लें कि क्लाइम करते रहे। लेकिन आपको पता है इससे पहले इसकी प्रैक्टिस की होगी, प्रैक्टिस करने के लिए पहाड़ सर किए होंगे, ऐसा ही होगा। हो भी सकता है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक टू मैन परफेक्ट वाली जो बात होती है, ऐसा नहीं हो सकता कि फर्स्ट टाइम में आप क्लाइम करें। हाँ, एनीबॉडी, किसी को भी आप आप मैन को सिर्फ वो ना करें। MEN वाला मैन नहीं, MEN वाला मैन नहीं है। तो अच्छा, इमारत की ऊपरी हिस्से पर पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि यहाँ का नज़ारा ज़बरदस्त है, यहाँ हवा बहुत ज़्यादा चल रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गिर जाऊंगा, तो मैंने अपना तवाज़ुन बेहतरीन तरीके से बरकरार रखा है। ज़बरदस्त भाई, बड़ी अच्छी बात है। अब आप वो जो बात करी थी ना मैन और वुमेन की, मैं आपको बताऊँ हमारे स्टूडियो में एक बहुत नन्ही परी आई थी और आपने देखा था कि उन्होंने भी कितने अच्छे तरीके से, और वो तो बहुत ही छोटी सी, बहुत ही प्यारी सी, और मुझे तो देखकर उसको हैरानगी हो रही थी कि कैसे इतनी छोटी सी बच्ची ने इतने पहाड़ चढ़ लिए इतनी ठंड में विदाउट कुछ खाए पिए, वो कैसे इतना रह ली। अच्छी बात है ना कि देखें जब सपोर्ट होती है ना पेरेंट्स की, तो फिर बड़ा जबरदस्त और प्रैक्टिस भी थी ना उनको, जाहिर उनके फादर ने वो इस तरह से उनको ट्रेन भी कर रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही। अब आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टोरी की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट स्टोरी अगर मैं बताऊं आपको तो वो शादी ब्याह के हवाले से। हाँ जी, और ये वाली शादी ना मुझे बहुत पसंद आई है। वो इसलिए पसंद आई है कि एक बार फिर मैं कहूंगी, मुझे ना इनके कपड़े बहुत अच्छे लगे थे। इन्होंने अपनी जो दुआए खैर में जो ड्रेस पहना था ना मुख्तार, ओ माय गॉड, इतना खूबसूरत लग रहा था। और उसके साथ उन्होंने दूसरा ये कि उनका जो निकाह हुआ था ना वो मदीना मुनव्वरा में हुआ। माशाअल्लाह। और हम यहाँ बात कर रहे हैं अदाकारा लाइबा खान के हवाले से, जो कि हाल ही में रिश्ते अज़दवाज में बन गई हैं, और इनकी दुआए खैर की कुछ तस्वीर भी हमने सोशल मीडिया पर देखी। पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री का एक बहुत ही प्यारा नाम है। अदाकारा ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी कुछ तस्वीर शेयर की हैं और सार्फिन की जानिब से उनको बहुत सारी मुबारकबाद दी जा रही है, उन्हें दुआएं दी जा रही हैं। और उन्होंने अपने दुआए खैर की तकरीब में ना जो ड्रेस पहना था उसकी पिक्चर्स उन्होंने शेयर की हैं। फुल लेंथ अनारकली उन्होंने ज़ेबतन किया हुआ था, जिस पर बारीक सुनहरी और तिल्ले का काम हुआ हुआ था। और माशाल्लाह से अच्छा, ये सारी टर्मिनोलॉजीज ना आपको ही बताऊंगी, मुझे नहीं समझ आ रही है। तिल्ले का काम और वो कलर, वो मूव पिंक टाइप का उनका ड्रेस का कलर था दुआए खैर का, और उसमें क्या उन्होंने मेकअप करवाया हुआ था, उफ माय गॉड। उसके अलावा उनका जो
एक्साइटमेंट जो है ना वो लाइबा जो अदाकारा उनको नहीं होगी जितनी हम देख रहे हैं यार फारा को आप है। देखें उनकी ड्रेस का कलर देखें, आप उसका मेकअप देखें, और उसके बाद जो सादगी से उन्होंने निकाह किया मदीना मुनव्वरा में, उसमें उन्होंने व्हाइट कलर का ड्रेस पहना और रेड कलर का दुपट्टा, और उस पे उन्होंने अपने शौहर का नाम भी लिखवाया है, जवाद की दुल्हन। जबकि सोशल मीडिया पे अभी तक उनके हस्बैंड के हवाले से कोई भी हमें इस तरह की मालूमात हासिल नहीं हुई है, क्योंकि उन्होंने अभी उसको कुछ हो सकता है उसको उन्होंने जो हाँ, है वो अभी उन्होंने public नहीं किया, हाँ, ऑफिशियली exactly, पब्लिक नहीं किया बिल्कुल होगा, नहीं किया। लेकिन फिर भी मेट्रो वन न्यूज की जानिब से आपको बहुत बहुत मुबारक बहुत हो, मुबारक हो। हमारी जानिब से आपको मुबारक हो, और आप इसी तरीके से चमकते रहें, खुश बिल्कुल। रहें अपनी जिंदगी में। और हम और दुआ यहाँ करते हैं कि पर- अल्लाह ताला जो है आगे आपकी जिंदगी में आसानियां पैदा करे और आप अपने नए रिश्ते में बहुत खुश रहें। बेशक बिल्कुल ऐसा ही है, आमीन सुम आमीन। लेकिन इसके साथ साथ मुझे लगता है हमारे प्रोड्यूसर्स कह रहे हैं कि वक्त जो ना वो टाइम हेडलाइंस का हो बहुत चुका कम रह गया तो है, जी हाँ, बस। बिल्कुल यकीनी तौर पे आप लोगों को मजा भी आया होगा। और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जी खास करके जो है ना लोगों का जो फीडबैक आता है वो बड़ा जबरदस्त फीडबैक होता है, आपने भी देखा है। तो हम यही कहेंगे कि जी हमारी हर एपिसोड का जो फीडबैक होता है वो जरूर हमें बिल्कुल बताएं, हमें ताकि दिया हम भी एक एनर्जी के साथ आते हैं तो हमें एहसास होता है कि वाकई में जो लोग हमें देख रहे हैं वो किस तरीके से हमें पसंद करें। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इंशाल्लाह आप बिल्कुल। लोगों से फिर जो है वो फिर मुलाकात मुलाकात होगी। होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल बहुत सारा रखिएगा, ख्याल देखते रहिए रखिएगा। हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है मेट्रो मेट्रो नाइट। लाइफ। अल्लाह हाफिज।